हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबकी मेंटोर सृष्टि मैम आज फिर इस संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पॉलीसेक्राइड्स तक, तो आज हम उसके आगे बात करेंगे कि ऐसे शुगर्स जो उनका नेचर कैसा है। नेचर के बेसिस पे जो शुगर्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से शुगर्स हैं जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं और ऐसे कौन से शुगर्स हैं जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर्स का मतलब होता है कि ऐसे शुगर्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन तो होगा देने के लिए अदर मॉलिक्यूल को, तभी वो रिड्यूसिंग रिएक्शन रिड्यूस होंगे और रिएक्शन शो करेंगे। तो ऐसे सारे शुगर जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी अदर मॉलिक्यूल को देने के लिए, तो वो सारे शुगर्स को हम क्लासिफाई करते हैं रिड्यूसिंग शुगर में। तो दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अदर मॉलिक्यूल्स। दूसरा प्रॉपर्टी अगर बात करें तो इसका इनका जो ये इलेक्ट्रॉन देने का प्रॉपर्टी है, उस बेसिस पे ही इन्हें रिड्यूसिंग शुगर में रखा गया है। तो दिस प्रॉपर्टी अलाउ रिड्यूसिंग शुगर टू रिएक्ट विथ अदर मॉलिक्यूल। अदर मॉलिक्यूल्स में क्या कि अगर हम ऐसे शुगर्स का रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराएं, तो ये रिएक्शन शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और रिड्यूसिंग शुगर्स का रिएक्शन ये शो करते हैं। इसलिए ऐसे सारे शुगर्स को हम रिड्यूसिंग शुगर्स पे काउंट करते हैं, जैसे कि एल्डोजेस, कीटोसिस, ये जितने भी शुगर्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की। तो दे कांट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज don't have any ability to donate electron to other molecule, so they are classified as non reducing sugar। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आते हैं सुक्रोज एंड रेफिनोज, बोथ आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब हम आगे बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की, कि जैसा कि अभी हमने बताया बच्चों आप लोगों को कि जो मोनोसेक्राइड्स होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि मोनोसेक्राइड को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अगर हम मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करने की कोशिश भी करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, और होगा भी तो वो कार्बोहाइड्रेट फिर नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो अगर हम मोनोसेक्राइड का क्लासिफाई करें फर्दर, तो मोनोसेक्राइड को हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर हम पहले देखें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम, तो मोनोसेक्राइड्स में कितने कार्बन एटम हैं उनके बेसिस पे मोनोसेक्राइड्स को नाम दिया गया है। जैसे इफ अ कार्बन एटम इज 3, then it is known as triose. If a carbon atom is 4, then it is known as tetrose. If a carbon atom is 5, then it is known as pentose, and so on, like 6, 7, 8, 9। अगर हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे बात करें कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे मोनोसेक्राइड्स को क्या नाम दिया गया है, तो ऐसे सारे मोनोसेक्राइड्स जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अगर पाया जाता है तो उनको हम नाम देते हैं एल्डोजेज। ऐसे सारे मोनोसेक्राइड्स जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप अगर पाया जा रहा है तो उसको हम नाम देंगे कीटोजेस। तो अगर बच्चों हम आपसे कहें कि हम आपको एक शुगर देते हैं जो 3 कार्बन का है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आप उसको क्या नाम देंगे। तो आप उसको नाम देंगे बच्चों 3 कार्बन, तो ट्राइओस। एल्डिहाइड ग्रुप तो एल्डोस, तो कॉमनली नोन एज एल्डोट्राइओस। ऐसे शुगर जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप है और 3 कार्बन का है वो। ऐसे शुगर्स जिनमें 4 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम उसको बोलेंगे एल्डोटेट्रोज। ऐसे शुगर जिनमें 5 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको हम देंगे एल्डोपेंटोज। ऐसे शुगर जिनमें 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसको क्या नाम देंगे बच्चों। सोचो सोचो सोचो, तो हम इसको नाम दे देंगे हेक्सोज है 6 कार्बन और एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसको नाम दे देंगे एल्डोहेक्सोजिस। एल्डोहेक्सोजिस। फिर हम ठीक इसी तरह बात करें अगर कीटोन ग्रुप की। अगर ऐसे शुगर्स जिनके पास 3 कार्बन है और कीटोन ग्रुप है, तो अगर 3 कार्बन है और कीटोन ग्रुप है तो उसको हम नाम दे रहे हैं कीटो ट्रायोजेस। अगर 4 कार्बन है और कीटोन ग्रुप है तो हम उसको नाम दे रहे हैं कीटो टेट्रोजेस। ठीक इसी तरह बच्चों अगर 5 कार्बन है
और कीटोन ग्रुप है, तो हम उसको नाम दे रहे हैं कीटो पेंटोजेस। ये बात हुई नॉमेनक्लेचर की, नेमिंग की, कि मोनोसेक्राइड्स को हम 2 बेसिस क्राइटेरिया पे कैसे नेमिंग कर सकते हैं हम मोनोसेक्राइड्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज का। सबसे सिंपल मोनोसेक्राइड्स जो 6 कार्बन का है, तो इसलिए हम इसको नाम दिए हेक्सोजेस। मतलब ग्लूकोज है, आप सभी जानते हैं ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का होता है, तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं हेक्सोजेस। ग्लूकोज एक ऐसा शुगर है जिसमें जो ग्रुप पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो अगर इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है, तो हम अभी पीछे पिछले ही स्लाइड्स में पढ़े कि उसमें क्या हम नाम दे रहे थे उसको, एल्डोजेस। तो हम ग्लूकोज को नाम दे सकते हैं बच्चों एल्डोहेक्सोजेस। मुझे नहीं लगता हम आप लोगों को कोई डाउट होता होगा इस पर कि हम ग्लूकोज को कैसे एल्डोहेक्सोजेस बोल दिए। ऐसा नहीं सोचोगे आप लोग कि हम क्यों भाई ग्लूकोज का नाम ग्लूकोज ना बोल के एल्डोहेक्सोजेस बोल दिए। अब तो आप समझ गए ना कि इसमें 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोजेस हम इसको बोल रहे हैं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए हम इसको एल्डोजेस बोल रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है। करेक्टर क्या है, ग्लूकोज मोस्ट एबंडेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये सारे स्वीट स्वीट फ्रूट्स में, हनी में पाया जाता है। इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये राइप ग्रेप्स में पाया जाता है। अगर हम आगे बात करें बच्चों, तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, कैसे हम ग्लूकोज को बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, ग्लूकोज जो है अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट का 3 क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो ग्लूकोज है अगर मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज अगर है मोनोसेक्राइड्स बच्चों, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ। मोनोसेक्राइड से बड़ा सा वाला यूनिट क्या, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड से बड़ा यूनिट क्या, पॉलीसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड सब किसके, किससे मिलके बने हैं, मतलब उनका यूनिट क्या था, तो उनका यूनिट था बच्चों मोनोसेक्राइड। तो अगर ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है और हमें मोनोसेक्राइड ही ले आना है, हमारे पास मोनोसेक्राइड बचना चाहिए, तो क्या हम मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड से नहीं पा सकते हैं, क्या हम मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड से हम नहीं, हमें मिल सकता है, ऑब्वियसली मिल सकता है। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, तो ग्लूकोज को हम सबसे पहले देख लें, सुक्रोज से बनाया जा सकता है। हम एग्जाम्पल बताए थे, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज क्या है बच्चों, सुक्रोज एक ओलिगोसेक्राइड है। सुक्रोज एक ओलिगोसेक्राइड्स है, यानी कि हम सुक्रोज से ग्लूकोज बना सकते हैं। तो अगर हम सुक्रोज से ग्लूकोज बनाना चाह रहे हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना सिर्फ ये है बच्चों कि सुक्रोज को हमें डाइल्यूट HCl और H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कराना है, गर्म कराना है। ठीक है, अगर हम डाइल्यूट HCl या H2SO4 के प्रेजेंस में सुक्रोज का रिएक्शन कराते हैं, तो हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अब वहां पे देखो कार्बन 12 है, तो अगर 6 कार्बन का ग्लूकोज मिल गया, बन गया हमारे पास, तो कुछ और तो बनेगा, क्या वो ग्लूकोज ही बनेगा, बनेगा बच्चों क्या वो ग्लूकोज, नहीं बनेगा, क्योंकि अभी मैं बताई थी सुक्रोज किस 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलके बना था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, इसीलिए दूसरा बनेगा हमारा फ्रक्टोज। दूसरा क्या बनेगा बच्चों, हमारा फ्रक्टोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज को फिर किस चीज से बनाया जा सकता है। अभी हम देखें ग्लूकोज को ओलिगोसेक्राइड से बनाकर, क्या हम ग्लूकोज को स्टार्च से भी बना सकते हैं, यस डेफिनेटली बना सकते हैं हम, क्योंकि स्टार्च भी एक पॉलीसेक्राइड है, ये एक मोनोसेक्राइड नहीं है कि हमें मोनोसेक्राइड से मोनोसेक्राइड्स बनाना है, स्टार्च भी एक पॉलीसेक्राइड्स है, तो इससे भी हम
क्या बना सकते हैं? ग्लूकोज बना सकते हैं। अगर हमें स्टार्च से ग्लूकोज बनाना है बच्चों तो करना क्या पड़ेगा? हमको स्टार्च को 393 केल्विन पे 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी हमें इसे। देख रहे हो यहाँ वाटर है, वाटर की प्रेशर हीट 393 केल्विन पे हमें इसकी हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। अगर हम 393 केल्विन पे 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में स्टार्च या सेलुलोज का, इसमें स्टार्च, इसके स्टार्च या सेलुलोज भी, आइदर स्टार्च और सेलुलोज, इन दोनों में से अगर हम किसी की भी इतने टेम्परेचर पे 393 केल्विन टेम्परेचर पे अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पे n नंबर्स क्यों लिखे हैं? n नंबर्स हम यहाँ इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम n नंबर लिखे हैं। जितने कार्बन नंबर का हमारा रिएक्टेंट, उतने कार्बन नंबर का हमारा या उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हमें यहाँ मिलेगा। जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ हम यूज करेंगे स्टार्च वगैरह, उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हमें ग्लूकोज मिल जाएगा, इसलिए हम एन नंबर से डिनोट किए हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्लूकोज का हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता था, जो होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वैसा होता है। इसके बेसिस पे बहुत सारे एविडेंसेस दिए गए हैं कि आखिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ग्लूकोज को लिया गया, और ग्लूकोज की क्या कराई गई? प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कराई गई हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में। जब हम ग्लूकोज का हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कराते हैं, काफी देर तक हीटिंग कराते हैं, तो हमने देखा कि हमें n नंबर ऑफ हेक्सेन मिले, हमें n नंबर ऑफ हेक्सेन मिला। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकला कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज में पाए जाने वाला ये 6 कार्बन, ग्लूकोज में पाए जाने वाला ये 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में अरेंज होगा ग्लूकोज में। तो इस फॉर्मूला से, इस रिएक्शन से हमें ये कंक्लूजन निकला कि ऑल द 6 कार्बन एटम लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, ग्लूकोज में पाए जाने वाला का सारा 6 कार्बन एटम एक सिंगल लाइन में अरेंज होगा। ये पहला एविडेंस हमको मिला। जब हम दूसरा रिएक्शन कराएं ग्लूकोज से, दूसरा एविडेंसेस हमें कैसे मिला? फिर से हम जब ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के प्रेजेंस में अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराएं या ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट था ऑक्सीन। फिर हम ग्लूकोज का जब रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराएं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट था साइनोहाइड्रीन। तो बच्चों आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीन और साइनोहाइड्रीन हाइड्रोक्सिलअमीन और हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में कब मिलते हैं? कब मिलते हैं? जब हम कोई कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने वाला कंपाउंड का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन या हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तब हमें ऑक्सीन और साइनोहाइड्रीन मिलते हैं। यानी कि इस रिएक्शन से हमें कहीं ना कहीं ये एविडेंस मिला कि जो ग्लूकोज है उसमें कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा। ये हमें एविडेंस इस सेकेंड रिएक्शन से मिला कि जो ग्लूकोज है उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों